हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। देखिए, इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप सभी को ज़्यादा दूर दूर सेंटर नहीं दिया गया है, क्योंकि आपका जो जिला है उसके बगल में ही आपको सेंटर दे दिया गया है। जैसे नवादा को दे दिया नालंदा, है ना, जहानाबाद वाले को भी नालंदा दे दिया है, गया वाले को भी नालंदा दिया है। ठीक है। और कुछ कुछ लोगों को बगल बगल में ही दिया है, आपको ज़्यादा दूर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अच्छा है, ठंडा का भी दिन आ रहा है थोड़ा सा, है ना, ज़्यादा दूर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आराम से आप ये क्लास करिएगा। देखिए, आज जो हम यहाँ पर क्लास लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल से संबंधित दोस्तों 500 का ये सीरीज है ना, पूरे 500 सवाल है इसमें। तो आज हम 500 नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा हमें और कुछ काम है। आज यहाँ पर दोस्तों हम लगभग 125 सवाल को हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, 125 सवाल लगभग ज्योग्राफी का हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। तो सिर्फ यहाँ पर हम क्वेश्चन और आंसर देखेंगे दोस्तों। ये वन लाइनर आपका है ना, महत्वपूर्ण 500 ये प्लस आपको वन लाइनर प्रश्न यहाँ पर संग्रह है। ठीक है, तो ये 500 सवाल को दोस्तों हम दो क्लास में करेंगे। तो आज हम लगभग 125 सवाल देखेंगे और कल आपको हम इसका पूरा करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे, यहाँ पर पूरा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, है ना। तो फटाफट आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिएगा। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। वीडियो को आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। महामैराथन आपका लिए ये, ठीक है। तो महामैराथन का ये पहला होगा और इसके बाद वाला जो होगा वो 10 जबरदस्त होगा दोस्तों। तो आज का देखिए पहला सवाल है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है। तो मुख्य भूमि पूछ रहा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर हो जाएगा आपका मुख्य भूमि। दूसरा प्रश्न है कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है। तो भारतीय सर्वेक्षण बनाता है भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है। तो 5.5 घंटा आगे है। चौथा प्रश्न है कि किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। तो वो श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर दोस्तों अदब नॉर्थ में है। ठीक है, तो लंबवत किरणें उसको नहीं मिलेगी। 5 नंबर है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान क्या हो जाएगा। तो इंदिरा पॉइंट, है ना, सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट हो जाएगा अंडमान निकोबार में। अगला है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है। तो पाकिस्तान से भारत का दोस्तों 4 गुना बड़ा है। 7वां नंबर प्रश्न है कि किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो श्रीलंका के साथ भारत की नहीं लगती है। कितने के साथ लगती है? 7 देशों के साथ लगती है। भारत पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है। तो भारत और श्रीलंका के बीच है। हिमाचल प्रदेश, अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के किन जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है। तो चीन के साथ किन्नौर जिला सीमा बनाती है हिमाचल प्रदेश का। 10वां नंबर प्रश्न है कि राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं। तो नागालैंड के साथ लगता है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। ठीक है, नागालैंड के साथ कौन कौन सीमा बन रहा है राज्य का। तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। 11 नंबर है कि भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों का अदला बदली की थी। तो बांग्लादेश के साथ किया गया था आपका। ठीक है ना, किसके साथ दोस्तों? बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों का अदला बदला हुआ है। तो बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, भारत के 9 तटीय राज्य कौन कौन से हैं किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। देखिए, भारत के 9 तटीय राज्य कह रहा है कि 9 तटीय राज्य हैं, भारत के 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक जो समुद्री नमक है वो गुजरात के तट पर बनाया जाता है। क्यों? तो आधा से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो नमक बनता है दोस्तों वो गुजरात के तट पर बनता है। और टोटल तटीय राज्य कितने हैं? तो 9 तटीय राज्य हैं। तो कम आखिर ज़्यादा क्यों बनता है? कह रहा है कि कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल को वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए मतलब कि आदर्श स्थिति बना देता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। तो वो हो जाएगा पांडिचेरी। ठीक है, पांडिचेरी अगर आप देखिएगा तो पांडिचेरी, इसी को पुदुचेरी नाम दिया गया दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश में भी पुदुचेरी है और तमिलनाडु में 2 जगह है और 1 जगह आपको तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो राजस्थान। भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.6 टोटल तट रेखा का लंबाई हो गया। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है। तो 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी
कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। गद्दीदार चोटी यानी कि जिसको कहते हैं सैंडल पीक, ये हो जाएगा उत्तरी अंडमान में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं दोस्तों? कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो दमन से लेकर के गोवा तक इसका विस्तार है कोंकण तट का। अगला है कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसके 4 जिले हैं, है ना, किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है, तो वह है पांडिचेरी। ठीक है, पुदुचेरी जिसको कहते हैं, पुदुचेरी में 4 जिला है ना, याद रखना है। कह रहा है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो निम्नोलॉजी कहा जाता है झीलों के अध्ययन को। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है दोस्तों? तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच है कुल्लू घाटी, धौलाधर और पीर पंजाल। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर की, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली में पिपली घाट दर्रा। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। गॉडविन ऑस्टिन क्या है दोस्तों? तो गॉडविन ऑस्टिन एक शिखर है K2 जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। वृहद हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो हिमाद्री है आपका वृहद हिमालय का दूसरा नाम। वृहद हिमालय को ही और इसका अन्य नाम है दोस्तों महान हिमालय, वृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय, है ना, ग्रेट हिमालय। कह रहा है कि नाग टिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं किस में शामिल है दोस्तों? तो ये निम्न हिमालय में शामिल है आपका नाग टिब्बा और महाभारत पर्वत मालाएं। अगला प्रश्न है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट पर्वत सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का नाम है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार आपको भारत का सबसे ऊंचा पठार है। प्रायद्वीपीय भारत के उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो अनाई मुडी हो जाएगा दोस्तों आपको। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर है आपका अनाई मुडी, जिसकी ऊंचाई है जिसकी ऊंचाई है आपका 2695 मीटर। अगला है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ठीक है, लोकटक क्या है दोस्तों? तो लोकटक एक झील है जो कहाँ है? तो मणिपुर में है। अगला है कि सबसे बड़ी मानवीय निर्मित झील कौन सी हो जाएगी? तो गोविंद सागर जो झील है दोस्तों, ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है शिव समुद्रम जलप्रपात। बलतोड़ा हिमनद दोस्तों ये काराकोरम पर्वतमाला में है दोस्तों बलतोड़ा हिमनद। भारत के सबसे उत्तर जलप्रपात कौन सा है? तो जोग गरसोपा जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका। ठीक है, शरावती नदी पर है। कह रहा है कि ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है अम्लीय होती है। ऊंचे क्षेत्रों में जहां लेटेराइट मृदा होगी तो यानी कि लेटेराइट मृदा कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। ठीक है, अम्लीय का मतलब होगा जिसका पीएच वैल्यू 7 से क्या है? कम है। लेटेराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? तो आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है दोस्तों? तो तलोचन के द्वारा बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वह फसल जो जलोढ़ मृदा में उगती है किस लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है? तो चावल में, है ना। वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मृदा में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? वो चावल है आपका, है ना। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में व्यर्थ भूमि है ना, और वो थार का मरुस्थल है आपका व्यर्थ भूमि। अगला प्रश्न है कि मृदा की लवणता पाई जाती है दोस्तों चालकता मापी से। ठीक है, लवणता किससे मापी जाती है मृदा की? तो चालकता मापी से। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो 35% जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको 35% से 75% से कम वर्षा होती है, तो 35% ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 75% से कम वर्षा होती है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जो जलवायु है वो है आपकी मानसूनी जलवायु। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नतम दाब पाया जाता है? तो पश्चिमोत्तर में। ठीक है, पश्चिमोत्तर। अगला है कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है? तो कोरोमंडल तट पर, यानी कि तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। तो यहाँ पर जाड़े के दिनों में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, ऐसा क्यों होता है? चेन्नई, तो चेन्नई जो भाग है दोस्तों ये तमिलनाडु की राजधानी है और ये कोरोमंडल तट पर पड़ता है। तो इसका कारण ये है कि मानसून जो है कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं और चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संगठित नहीं होने देता। वे अपतट पवने हैं, इसके वजह से चेन्नई में बारिश नहीं होती है मानसूनी से आपका, है ना। चेन्नई में जो बारिश होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है। अगला प्रश्न है कि गुवाहाटी कहाँ है? असम में। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है दोस्तों? तो ये ह्रासमान प्रवृत्ति होती है, मतलब कि घटते जाता है। जैसे जैसे हम गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक जाएगी ये हवाएं तो क्या हो जाएगी कि धीरे धीरे करके घटते जाएगी। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो है कश्मीर में लेह, है ना। लेह में बहुत कम वर्षा होता है ना, 10 सेंटीमीटर लगभग यहाँ पर बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है।
अगला प्रश्न है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, तो दोआब कहते हैं। ठीक है, और दोआब क्षेत्र आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा पंजाब वाले क्षेत्र में। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 1465 मीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। देखिए, दक्षिण गंगा कहे तो गोदावरी हो जाएगा, दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कहे तो कावेरी हो जाएगा। किस नदी का स्रोत जो है वो भारत से बाहर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी है ना, सतलज नदी, ये तीनों नदियां का स्रोत जो है वो भारत से बाहर यानी कि तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम हो जाएगा कैलाश पर्वतमाला दोस्तों। ठीक है, यानी कि ये भी मतलब कि आपको तिब्बत से ही निकलती है, मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है, कैलाश पर्वत आपका वहीं पर है। कह रहा है कि भारत में कौन सी नदी जो है वो विभ्रंश घाटी से बहती है, तो 3 नदियां आप याद रखना है। कभी कभी दोस्तों यहाँ पर एक नदी और दे देता है, तो आप याद रखिएगा हीरा कुंडबान जो महानदी पर है ना, तो महानदी के जो ये नदी बहती है, तो ये भी आपको भ्रंश घाटी से ही बहती है, कभी कभी दे दिया जाता है। तो नर्मदा और ताप्ती तो खैर आपका फेमस है। एक दामोदर नदी भी है ना, जिस पर भारत का सबसे पहला डीवीसी बनाया गया था। अगला है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, यानी कि दोनों का मिलन कहाँ पर होता है। संगम मतलब मिलन, तो ये होता है देवप्रयाग में दोस्तों। ठीक है, देवप्रयाग कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, और ये दोनों नदी वहाँ पर मिलती है, तब इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। कह रहा है कि कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है, तो वह है बिहार का शोक आपकी कोसी नदी। कोसी नदी सप्त कौशिकी से निकलती है आपको, कोसी नदी गोसाई थान से निकलती है दोस्तों। कोसी नदी नेपाल से निकलती है आपका। कौन सी नदी जो है वो ज्वार नदमुख बनाती है यानी कि एस्चुरी बनाती है दोस्तों, वो है नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी और नर्मदा दोनों नदियां आपको डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी है, तो वो है आपकी नर्मदा नदी, है ना। ऊपर सतपुड़ा है, नीचे सतपुड़ा और विंध्य के बीच में, बिल्कुल सही है। तो ऊपर दोस्तों आपका विंध्य पर्वत है ना, इस यहाँ पर नर्मदा नदी बह रही है, और इसके नीचे क्या है, सतपुड़ा, और इसके नीचे जो है आपका ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये विंध्य हो गया, ये आपका हो गया नर्मदा नदी, ये हो गया सतपुड़ा हो गया, ये हो गया आपका ताप्ती नदी। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा। कह रहा है कि सूरत जो है वो किस नदी के तट पर है, तो ताप्ती नदी के तट पर है। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है दोस्तों, तो वो हो जाएगा लूनी नदी, है ना। किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है, लूनी नदी। अगला प्रश्न है आपका, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो कृत्रिम बंदरगाह हो जाएगा चेन्नई, या फिर इसी को मद्रास बंदरगाह आप कह सकते हैं, जो कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों। ये प्राकृतिक नहीं है, इसको बनाया गया है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं, तो 12 नहीं, यहाँ पर आप 13 कर लीजिएगा, 13 आपको मुख्य बंदरगाह है। पर्यावरण आयोजन के साथ साथ मूलतः संबंधित संगठन हो जाएगा NEERI। पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित ये संगठन है ना, NEERI। अगला है कि शांत घाटी कहाँ मिलेगा, तो ये केरल में मिलता है दोस्तों आपको शांत घाटी। ठीक है, जिसको आपको साइलेंट वैली भी कभी कभी इंग्लिश में लिखेगा, तो आप घबराइएगा नहीं। आगे है कि केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है दोस्तों, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का ये उदाहरण है नीरव वन। कहाँ है, तो ये आपको केरल में मिलेगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड हो जाएगा, है ना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में हो जाएगा, भारत का पहला दोस्तों। अगला है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए दोस्तों, तो जंगल जो होना चाहिए कम से कम 33% पर आपका जंगल होना चाहिए, तभी आपका पर्यावरण संतुलित रह सकता है। लेकिन भारत में अभी कितना है, तो 24% आपका जंगल है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों का क्या कहा जाता है, तो इसको सुंदर वन कहते हैं दोस्तों आपका। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार जो है उसको सुल्तानपुर कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार सुल्तानपुर है। अगला है आपका 71 नंबर की एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है, वो हो जाएगा दक्षिग्राम। ठीक है, आगे के प्रसिद्ध गिर वन कहाँ है, तो गिर वन दोस्तों प्रसिद्ध आपका गुजरात में मिलेगा, है ना। गिर वन गुजरात में है, और ये गिर वन में किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये आपको शेर बब्बर के लिए प्रसिद्ध है। एकमात्र एशियाई आपको बाघ यहीं पर पाया जाता है। मैनग्रोव क्या है दोस्तों, तो ये डेल्टाई वन है ना, वर्षा वन भी इसको कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वन भी इसको कहा जाता है आपका मैनग्रोव। नेक्स्ट है कि सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। देखिए, सुंदरी वृक्ष जो है ये ज्वारीय वन की वनस्पति है ना, इसी को आप मैनग्रोव वन भी कह सकते हैं, ज्वारीय वन कह सकते हैं। ठीक है, वहां पर पाई जाती है आपको सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष की प्रधानता होती है, इसीलिए नाम दिया गया था सुंदर वन का डेल्टा। आगे है कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, तो नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो थी ये पहली परियोजना थी, है ना। नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र ये है कहाँ दोस्तों, तो ये है आपका तमिलनाडु राज्य में। कह रहा है कि किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है, तो असम में
काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। ये दो है दोस्तों, आपको कहा रहा है इसको वैश्विक विरासत वन इसको माना जाता है। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा दोस्तों एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है ना। काजीरंगा आपको कहाँ है? तो ये आपको असम में हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य में है? तो ये आपको असम में है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा, भारत में समुद्री गाय जो है वो किसके लिए बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, है ना। भारत में समुद्री गाय कह रहा है कि किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको मन्नार की खाड़ी है ना। यहीं पर आपको पाक जल संधि भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका कह रहा है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए महत्वपूर्ण है? तो जो शिवपुरी है दोस्तों ये तेंदुआ के लिए महत्वपूर्ण है आपका, तेंदुआ और चीतल के लिए महत्वपूर्ण है आपका मध्य प्रदेश का शिवपुरी। शिवपुरी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल कहाँ है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश में है ना, कान्हा मध्य प्रदेश में है आपका। विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मणिपुर में दोस्तों। ये मतलब कि ये तैरते रहता है आपका, है ना, इसलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। कह रहा है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका केबुल लामजाओ मणिपुर। देखिए यहाँ पर नाम आपको दे दिया है ना, केबुल लामजाओ, है ना। इसका नाम क्या है आपका? केबुल लामजाओ। तो ये केबुल लामजाओ क्या है दोस्तों? ये तैरता हुआ है। ठीक है, इसी को पलावी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में कौन से वन पाए जाते हैं? वर्षा वन। देखिए भारत में तो ऐसे बहुत सारे वन है, तो वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट पर पाया जाता है आपका। ठीक है, जहाँ पर जो बारिश होगी वो 200 से प्लस बारिश होगी आपका, है ना, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है आपको यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो मुदुमलाई जो हो जाएगा ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में हो जाएगा मुदुमलाई। कह रहा है कि भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम कह रहा है, तो प्रथम आपको अभी बताए थे कि भारत में प्रथम जैव मंडल जो रिजर्व है ये आपको नीलगिरी में है। और नीलगिरी कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। कह रहा है कि भारत में कितने पारिस्थितिक हॉट है दोस्तों? तो 4 पारिस्थितिक हॉट है। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो वो हो जाएगा आपका चितवन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अगला है कि चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार के जंगल दोस्तों उपयुक्त है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये चंदन के लिए काफी प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट है क्रिकेट बैट के लिए बीलो कहाँ से प्राप्त होता है? जी हाँ, तो क्रिकेट बैट के लिए दोस्तों ये बीलो की लकड़ी काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसी से क्रिकेट का बल्ला बनता है। और ये सुंदरी शंकुधारी वन में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? शंकुधारी वन में। कह रहा है कि कुंगटी वन्य पशु विहार कहाँ है दोस्तों? कुंगटी वन्य जो पशु विहार है ये आपको हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कह रहा है वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के बाद क्या होता है? जब ग्लोबल वार्मिंग होगा, हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो वायुमंडल है गर्म होगा, तो क्या होगा? समुद्र में क्या होगा? समुद्र का जो जलस्तर है उसमें वृद्धि होगा। फसल के स्वरूप में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तट रेखा में परिवर्तन होगा। अभी देख रहे हैं ना, दिसंबर चल रहा है, आज 3 दिसंबर है ना। और देखिए गर्मी कितना बढ़ गया है ना। नवंबर में दोस्तों आज पेपर में भी दिया गया था कि नवंबर में जो टेम्परेचर था इस टाइम, है ना, उससे अभी 6 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर है दिसंबर में। सोच लीजिए ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का ही ये कारण है जो टेम्परेचर अभी तक दिसंबर आ गया है 3 दिसंबर। पहले दोस्तों नवंबर से ही मतलब कि ठंडा लगने लगता था, है ना, नवंबर से ही स्वेटर टोपी सब निकल जाता था दोस्तों। आज देखिए दिसंबर आ गया फिर भी मतलब आप टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये किसका कारण है? उसी का कारण है। इससे हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है? नुकसान पहुंच रहा है इससे दोस्तों। आगे देखिएगा, कह रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है आपको चिपको आंदोलन, है ना। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो झूम कृषि को ही कहा जाता है स्थानांतरित कृषि, है ना, बर्न कृषि कहा जाता है। ये मिजोरम और नागालैंड और मणिपुर यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको झूम कृषि। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? पहले लकड़ियाँ मतलब जंगलों को काट देते हैं, फिर जला देते हैं, है ना, और उसके बाद उसमें कृषि करते हैं दोस्तों। कह रहा है भारत के किस जाति के गेहूं की खेती होती है? तो यहाँ पर ब्रैड गेहूं की खेती होती है दोस्तों। ब्रैंड गेहूं की यहाँ पर खेती होती है, गेहूं वाला। कह रहा है कि अंतर्वर्ती फसल कौन सी है? अंतर्वर्ती फसल किसको कहते हैं? तो कह रहा है कि प्रतिस्थापित फसलें जो
तब रोपित की जाती है जब नियमित फसलों के उगने में असफल हो जाता है, तो उसको कहते हैं अंतर्वर्ती फसल। रबी फसल के मौसम में भारत को कौन सी फसल समूह उगाई जाती है दोस्तों? रबी में कौन लगता है? जाड़ा का दिन आ रहा है ना, जाड़ा का दिन आ रहा है, तभी देखिए आपके आसपास देखने को मिल रहा होगा गेहूं, सरसों, है ना, चना, आलू, ये सब सारे जो हो जाएंगे कौन से? रबी फसल में आ जाएंगे आपको। आगे दोस्तों कि पठार की स्थलाकृति का आदर्श क्या है? तो पठार की स्थलाकृति का आदर्श है दोस्तों खनन के लिए, है ना। पठार जो होता है, पठार की आकृति दोस्तों इस प्रकार से होगा आपका, पठार की आकृति इस प्रकार से होगा, यानी कि ऊपर वाला जो भाग होगा ये सपाट होगा, इसको कहेंगे हम पठार। और पठार किस लिए प्रसिद्ध होता है? तो खनिज के लिए, खनन के लिए। लेकिन दोस्तों ये पर्वत है ना, ये पर्वत है, पर्वत का ऊपर वाला भाग क्या होता है? नुकीला होता है। पर्वत किस लिए होता है? तो पर्यटक के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कपास सबसे ज़्यादा होता है ना। कपास है, चाय है, तांबा है, अबरक है। किसका सबसे बड़ा उत्पादक? देखिए कपास तो ऐसे खैर अभी आपका कपास में अभी आगे निकल गया, लगता है चाइना आगे निकल गया है, ठीक है। और चाय भी आपका चीन ही हो गया है, ठीक है। और तांबा में आपका दोस्तों चिली हो जाएगा। ऐसे देखिए इन सभी चीज़ों में भारत आत्मनिर्भर हम कह सकते हैं कि कपास के उत्पादन में प्रथम नहीं है, लेकिन हाँ आत्मनिर्भर है। चाय में भी आत्मनिर्भर है, तांबा में भी आत्मनिर्भर है और अबरक में भी आत्मनिर्भर है भारत, ठीक है। प्रथम हम नहीं कह सकते, बड़ा है, हाँ बड़ा उत्पादक है, लेकिन ये प्रथम नहीं है। कह रहा है कि वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो वाणिज्यिक स्तर पर कह रहा है दोस्तों तो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया। सबसे ज़्यादा जो होता है रबर वो होता है केरल राज्य में, ठीक है, सबसे ज़्यादा केरल राज्य में। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों आपको कॉफ़ी होता है। अगला है कि बागान कृषि पैदा करती है दोस्तों खाद्येतर फसलें, है ना। बागानी कृषि जो होती है वो खाद्येतर फसलें पैदा करती है। आगे भारत के फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? तो 60 से 70%, ठीक है, खाद्यान्न है आपका। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो वो पश्चिम बंगाल, सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। आगे है कि हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया जाता है। जी हाँ, हरित क्रांति पद का प्रयोग जो करते हैं किया गया था वो उच्च उत्पादन के लिए और प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ा करके इसमें करते हैं। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है प्रति हेक्टेयर, है ना। और प्रति हेक्टेयर दोस्तों अगर पूछे कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है प्रति हेक्टेयर, तो वो हो जाएगा पंजाब आपका, ठीक है। लेकिन अगर पूछे सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है, तो यूपी में होता है, ठीक है। सबसे अधिक चावल कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि हरित क्रांति सबसे अधिक सफल कहाँ रही थी? जी हाँ, तो आपका पंजाब और हरियाणा, है ना, ये दो राज्य है दोस्तों जहाँ पर सबसे ज़्यादा सफल रहा था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश में सफल नहीं रहा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सफल रहा था। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति का गेहूं, क्योंकि गेहूं को वृद्धि में बहुत ज़्यादा हुआ था आपका, ठीक है, इसीलिए हरित क्रांति पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वो गेहूं पर प्रभाव पड़ा था, ठीक है। हरित क्रांति में कह रहा है HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है, यानी कि नव कृषि नीति भी इसको कहा जाता है दोस्तों, है ना। HYV कार्यक्रम को क्या कहते हैं? नव कृषि नीति भी भारत में कहा जाता है। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं भाई साहब? तो पश्चिम बंगाल को कहते हैं धान का कटोरा, ठीक है। धान का कटोरा सिर्फ आगे आपसे पूछे दोस्तों तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत का धान का कटोरा कौन है? तो कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा, ठीक है। दक्षिण भारत अगर पूछे तो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा हो जाएगा आपका धान का कटोरा। आगे है कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दोस्तों ये दूध उत्पादन से, है ना। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जनक माने जाते हैं दुग्ध उत्पादन के। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत कितना है दोस्तों? 60%, है ना। भारत की कुल जनसंख्या का दोस्तों 60% जो लोग हैं वो कृषि कार्य में लगभग लगे हुए हैं, ठीक है। भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? पीत मत क्या हो जाएगा दोस्तों? पीत माने पीला, है ना। तो पीली क्रांति का संबंध है आपको तिलहन से, है ना। किससे हो जाएगा? तिलहन से हो जाएगा। रजत क्रांति हो जाएगा आपका अंडा से। आगे है कि दोस्तों की जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायविक क्षेत्र है? तो भारत में 127 कृषि जलवायविक क्षेत्र है आपका। नेक्स्ट है आपका कि सामाजिक वानिकी है। देखिए वीडियो को आप लोग थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा। आज यहाँ पर हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे, लगभग 125 सवाल आज देखेंगे, है ना। लेकिन इसके अगले दिन दोस्तों इसका हम 300-400 क्वेश्चन हम यहाँ पर करवा देंगे। टोटल 500 आपका ज्योग्राफी हम खत्म कर देंगे। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट आपको लड़ जाएगा। इसको आप 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। पूरा आपको भारत का भूगोल रिवीजन हो जाएगा। आगे है कि सामाजिक वानिकी है तो कह रहा है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को
उगाना और उसकी व्यवस्था करना दोस्तों। ठीक है, तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। अगला है दोस्तों कि भारत किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है, तो वो तमिलनाडु। ठीक है ना, टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र। जादूगुड़ा किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो यूरेनियम के खनन के लिए, है ना। जादूगुड़ा है कहाँ, तो ये आपको झारखंड में मिलेगा, आपको पूर्वी सिंहभूम जिला में आपको। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला का ये आपका जगह है जादूगुड़ा, जहाँ से यूरेनियम का उत्पादन होता है। हाल में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व में नक्शे में आ गया है दोस्तों, तो यूरेनियम निक्षेप। जी हाँ, आपका यूरेनियम आपको आंध्र प्रदेश में भी बहुत अधिक मात्रा में पता चला है। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। आगे है कि केरल राज्य किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो लौह अयस्क के लिए। केरल राज्य किस खनिज के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क भी केरल में होता है। इसके अलावा दोस्तों आपका थोरियम के लिए प्रसिद्ध है ना, लौह अयस्क से ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा थोरियम। ठीक है, केरल के बालू तट पे पाया जाता है थोरियम। आगे है कि उत्तरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम, है ना। उत्तरी ब्रह्मपुत्र घाटी में कह रहा है तो मुख्य हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। पश्चिम बंगाल में रानीगंज दोस्तों ये कोयला के लिए हो जाएगा, है ना। रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है, रोना कोयला के लिए, झरिया हो गया, रानीगंज हो गया। ठीक है, सभी कोयला के लिए है। कोयला का सबसे बड़ा भंडार जो है वो हो जाएगा झारखंड में। ठीक है, कोयला का सबसे अधिक भंडार झारखंड में। पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये आपको हीरा के लिए प्रसिद्ध है आपका पन्ना। कह रहा है कुद्रेमुख कहाँ है, तो कुद्रेमुख कर्नाटक में है ना। और कह रहा है कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाया जा रहा लौह अयस्क का गंतव्य स्थान हो जाएगा मंगलोर। ठीक है, मंगलोर जो बंदरगाह है यहीं से आपको क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी तांबा के लिए, यह पड़ता है आपको राजस्थान में, है ना। खेतड़ी कहाँ है, ये राजस्थान में है, तांबा के लिए। तांबा सबसे अधिक दोस्तों भारत में होता है आपको मध्य प्रदेश में निकाला जाता है। अगला है कि असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं की संख्या कितनी है, तो 4 है आपका। कह रहा है कि मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो मुंबई में हो जाएगा आप दोस्तों अरब सागर में, है ना। जो आपका अपतटीय जो क्षेत्र है ना, अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ भी जिसको कहते हैं अपतटीय क्षेत्र, जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा आपको तेल निकाला जाता है। कह रहा है कि इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादक कौन है, तो अपतटीय मुंबई, है ना। यहीं से सबसे अधिक दोस्तों आपको पेट्रोलियम का उत्पादन होता है भारत में। आगे है कि मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है, तो छोटा नागपुर के पठार में मुख्य आयरन और स्टील उद्योग आपका प्रसिद्ध है। भारत में ऊर्जा मुख्यतः कौन सा स्रोत है दोस्तों, तो ऊर्जा जो है ये मुख्यतः तापीय स्रोत से आपको प्राप्त होता है भारत में ऊर्जा, है ना। ऊर्जा मतलब जो बिजली प्राप्त होती है भारत में वो तापीय का मतलब दोस्तों कोयले के माध्यम से जो बिजली बनता है वो सबसे अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट है कि भिलाई इस्पात संयंत्र दोस्तों किसकी मदद से बनाया गया था, तो भिलाई रूस की मदद से बनाया गया था आपका। ठीक है, भिलाई रूस, है ना, याद रखिएगा। तो ये रहा आज का क्लास, एक छोटा सा क्लास था, है ना। आपको कैसा लगा, 1 लाइनर हम यहाँ पर प्रयास किए हैं 500 सवालों को आप लोग को करवाने के लिए। तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसका अगला क्लास आपको नेक्स्ट दिन मिल जाएगा, जिसमें हम लगभग 300 से ज़्यादा सवाल करेंगे। यहाँ पर अभी 125 सवाल देखे हैं और अगले क्लास में हम लगभग 300-325 प्रश्न करा करके आपको पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे 500 आपका। ठीक है, लगभग 325 क्वेश्चन अभी बचा है ना, तो हाँ 325 क्वेश्चन इसमें करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको कैसा लगा ये आपको बताइएगा, और ये आपका 1 लाइनर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको रिवीजन कर सके फटाफट दोस्तों। चलिए, तो हम फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।